তাহলে বোঝা যাবে যে দেশে কোনো আইনের কোনো প্রয়োগ নাই। ছোটবেলা থেকে 1 বছর বয়স থেকে দুই মাথা টান, এক মাথা টান দিতে পারে আর এক মাথা টান দিতে এখন আমি তো জানি যে আমি সেকেন্ড। দেখুন আপনি জানেন সবাই ভরে দিবে মাটি ভুল ত্রুটিতে নিবে ক্ষমা কেউ বা সে খোঁজ করিবে কোন ব্যাংকে কি জমায় আমি মরে যাব আমি তো মরে যাব। Hello everyone, my name is Zarpe and welcome back to another case study with me. Yes, I bought the final equipment for my setup, which means कि अब मुझे UPI donation की जरूरत नहीं है. Next week will be my last video जिसमें मैं UPI donation के नाम डालूंगा. So for the second last time, I just want to thank everyone जिन्होंने मुझे UPI पे डोनेट करा था. It really wasn't necessary, but you guys have helped me a lot. शुरू से मैंने यही बोला था कि मुझे बस गियर खरीदना है and बाकी चीज़ों से मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ता. And yeah, माइक लेने पे it's complete now, it's complete. But अगर तुम्हें लास्ट बार अपना नाम मेरी वीडियो में देखना है, so there is a link of my UPI in my description. And yeah, and also don't worry, जिन लोगों ने भी मुझे केस रिकमेंड करे थे पुराने वाले, I'm still working on them. And मैं नेक्स्ट वीडियो में तुम्हें ये बताऊंगा कि तुम मुझे फ्यूचर में कैसे केस रिकमेंड कर सकते हो. Don't really worry about that part right now. With that said, आज बहुत ही ज़्यादा ठंडा है, so get comfy and let me tell you a very horrifying story. I'm sure कि तुम लोगों ने कहीं ऐसी मूवीज़ देखी होंगी जिसमें एक गरीब बच्चा स्लम्स से उठ के पैसे कमाता है. मे बी उन मूवीज़ में ऐसा भी हुआ होगा कि उसकी माँ मर जाती है, जिसकी वजह से वो सोसाइटी से रिवेंज लेता है. गरीबी से वो धीरे धीरे पैसे कमाकर एक गुंडा बनता है, पॉलिटिक्स ज्वाइन करता है और भी ज़्यादा राज करता है. पर हर एक ऐसी मूवी में हमेशा गुंडे का एंड बुरा ही होता है. पर आज हम जिस आदमी की बात करने जा रहे हैं उसकी लाइफ भी कुछ ऐसी ही मूवी जैसी थी. He was untouchable at his time and nobody could harm him. Everyone feared this man, from politicians to the people who used to work for this man and even common men. So let's learn a little more about today's case revolving around Irshad Shikhtar. Irshad Shikhtar was born in Madar Gona village of Nalchitti, झालोकाटी डिस्ट्रिक्ट in 1955. उसके डैड बंदे आली और जॉब्स करते थे, जैसे कि कंस्ट्रक्शंस में लेबर का काम या फिर सामान ढोने का काम. और जब इरशाद 15 साल का हुआ तो उसके डैड ने ये डिसाइड करा कि इरशाद को वापस उसके बर्थ प्लेस खुलना डिस्ट्रिक्ट ले जाया जाए. इरशाद की मॉम के बारे में काफी कम चीजें पता हैं, बट देयर वाज एन आर्टिकल व्हिच सेड कि इरशाद की मॉम की डेथ काफी जल्दी हो गई थी एंड दवाई के पैसे ना होने की वजह से इरशाद अपनी मॉम को प्रॉपर्ली ट्रीट नहीं कर पाया एंड उसने अपनी मॉम की डेथ का ब्लेम खुद पर ले लिया. एंड उसकी मॉम की डेथ के बाद से ही उसने पैसा कमाने और एक अमीर आदमी बनने की सोच ली थी. खुलना डिस्ट्रिक्ट में वापस आने के बाद इरशाद ने हर वो एक काम करा जो उसे मिला, जस्ट टू सर्वाइव एंड जस्ट टू गेट बाय. सो मछली बेचने का काम, कभी रेलवेज में फूड सर्विंग्स का काम, प्लास्टर मारने का काम, कूली का काम, कोई भी काम इरशाद की रीच से दूर नहीं था. पर फिर भी ये मल्टीपल जॉब्स करने के बाद एंड इतना सारा काम करने के बाद जो उसे पैसा मिलता था वो उसके लिए सफिशिएंट नहीं था. तो एक रात को जब वो रेलवे से सामान ले जा रहा था तो उसने एक पैसेंजर की ज्वेलरी चुराने की सोची. एट दिस पॉइंट इरशाद ने ऐसी कोई भी चीज पहले नहीं करी थी, बट थिंकिंग दैट दिस विल बी वन टाइम थिंग, उसने फिर भी ये चोरी कर ही ली. और यहाँ से इरशाद को चोरी करने की और गुड्स को बेचकर जल्दी पैसा कमाने की आदत सी लग गई. वो लोगों से काफ़ी घुल मिल लेता था, तो उसने अपने साथ सामान ले जाने वाले लड़कों को भी इन चोरी में शामिल कर लिया और फिर ये सब साथ में मिलके रेलवे से सामान चुराने का काम करने लगे. और 1970 में इन सारे लड़कों को लेकर इरशाद ने अपना एक गैंग बनाया, रंगा चोर. एंड पीपल वर रियली स्कैर्ड ऑफ रंगा चोर, क्योंकि उनको नहीं पता था कि ये लोग कैसे दिखते हैं, इनकी एज क्या है, कौन हमारा सारा सामान चुराना है, किसी को भी नहीं पता था. उन्हें बस एक नाम पता था, वो था रंगा चोर. और इन सब खलबली के बीच में, इन सब चोरी के बीच में इंसान अपने सबसे इंपॉर्टेंट आदमी से मिला, नूर आलम और इरशाद भाई जैसे थे. कहने के लिए तो वो उसका राइट हैंड था, पर इरशाद नूर पर ब्लाइंडली ट्रस्ट करता था और एंड तक नूर और इरशाद साथ रहे. इवन दो रंगा चोर गैंग बनाने के बाद इरशाद काफी पैसे कमा रहा था चोरी से, डकैती से, और उसे काफी सारे ट्रस्टवर्दी लोग भी मिल रहे थे वहां. पर कब तक वो ट्रेन में चोरी करता. इरशाद अपने इन डेली लफड़ों से तंग आ गया था, तो उसने कुछ बड़ा करने की सोची. रंगा चोर से कुछ ट्रस्टवर्दी लोगों को लेकर इरशाद ने 1976 में एक नया गैंग शुरू करा, रमाडा बहिनी. एंड पहले रमाडा बहिनी का मकसद भी सेम ही था, रेलवेज में चोरी करना अराउंड खुलना डिस्ट्रिक्ट एंड खुलना रेलवेज. पर रमाडा बहिनी में हर दूसरे महीने काफी पावरफुल लोग जुड़ते गए और फिर धीरे धीरे ये लोग चोरी से
मारपीट और फिर टेररिस्ट अटैक में इन्वॉल्व हो गए। रमाणा बहिनी वाज समथिंग एल्स। जैसे मूवीज में भी होता है कि जो मेन गाय होता है उसके डिस्ट्रिक्ट के लोग एक गैंग के नाम से डरते हैं, तो रमाणा बहिनी वाज दैट गैंग फॉर इरशाद। तो इतने सारे सपोर्ट होने की वजह से, इतने सारे पावरफुल लोग होने की वजह से इरशाद ने अपना इरादा चेंज करा एंड उसकी नज़र थी घाट एरिया पर। तो वो फोर्सफुली घाट की जगह के लोगों को डराता था, अपने गैंग में स्ट्रॉन्ग मैन को ज्वाइन करवाता था और देखते ही देखते घाट का 4th and 5th एरिया उसने अपने अंडर ले लिया था। एंड इवन दो उसके नए गैंग का नाम रमाणा बहिनी था, इरशाद 1974 से 1977 तक रंगा चोर के नाम से ही फेमस था। इरशाद एक नॉर्मल गरीब घर का बच्चा, एक नॉर्मल गरीब बच्चा जिसका शायद कोई फ्यूचर नहीं होता, इस इंसान से इरशाद अब एक टेररिस्ट बन गया था। और ऑब्वियसली इरशाद वहाँ पर रुकने वाला नहीं था। सॉरी फॉर टॉकिंग अबाउट मूवीज अगेन, पर जैसे मूवीज में होता है ना कि एक गुंडा बहुत ही ज़्यादा पावरफुल बन जाता है, तो उस गुंडे का नेक्स्ट एवोल्यूशन क्या होता है, नेक्स्ट पॉइंट क्या होता है, नेक्स्ट स्टेप हर गुंडे का होता है मोर पावर। और इंस्टेंटली किसी को भी ज़्यादा पावर कहाँ से मिलेगी, पॉलिटिक्स ऑब्वियसली। तो इरशाद ने नूर के साथ 1984 में पॉलिटिक्स ज्वाइन करा। वो लोगों को पसंद तो था ही, और जो लोग उसकी बात नहीं मानते थे उनसे बात मनवाने के लिए इरशाद के पास आदमी भी थे। तो पॉलिटिक्स ज्वाइन करने के बाद, आई विल नॉट से विच पार्टी क्योंकि मुझे अपनी जान प्यारी है, तो पॉलिटिक्स पार्टी ज्वाइन करने के बाद इरशाद को इंस्टेंटली काफी पावर मिल गई थी। घाट का काफी सारा एरिया तो उसके पास पहले से था ही, पर अब वो खुलना की प्रॉपर्टी भी हड़पने लगा, जहां वो अपने लिटरली काले धंधे करता था, जैसे कि ड्रग ट्रेड्स, मारपीट, एग्जीक्यूशंस और इलीगल प्रॉपर्टी को फोर्ज करना। और काम करने वालों पर टैब्स रखने के लिए या फिर उन पर नजर रखने के लिए या तो इरशाद खुद या फिर वो नूर को भेज देता था। सी यू गाइज नीड टू अंडरस्टैंड दिस थिंग कि इरशाद का जो ये वर्किंग सिस्टम था वो काफ़ी ज़्यादा सील टाइट था। हर एक आदमी जो वहाँ काम करना था या फिर जिसको वहाँ काम करना था उसे या तो इरशाद या फिर नूर के थ्रू होकर जाना पड़ता था। या जस्ट कीप दैट पॉइंट इन माइंड। ओके, सो कमिंग बैक टू इरशाद्स जर्नी। इरशाद इस पॉइंट पे बस ऊपर ही देख रहा था और उसके ड्रीम के बीच में जो भी आता वो उसे या तो मारपीट से या फिर पॉलिटिकल पावर से चुप करा देता था, जिसके चलते हुए इरशाद ने 60 से ज़्यादा लोगों को मारा था। पर ये सारी बॉडीज वो ऐसे ओपनली नहीं फेंक सकता था। तो एक दिन इरशाद ने घाट में ड्राइव करते हुए एक आइस फैक्ट्री देखी, जिसका कारोबार तो इतना नहीं था एज इट मेनली फोकस्ड ऑन स्कल्पचर्स और जो गोले वाले भैया नहीं होते उन्हें आइस प्रोवाइड करने के लिए। पर इरशाद ने घाट की उस आइस फैक्ट्री को फोर्सफुली हड़प लिया। फिर सभी ट्रेडर्स और बनिया लोग भी, जैसे कि मछली वाले जिन्हें वो पहले से ही जानता था, एज ही वर्क फॉर द फिश मार्केट एज अ किड, या फिर डेड बॉडी प्रिजर्व करने वाले डॉक्टर्स या जिनको भी आइस चाहिए थी, वो उनसे फोर्सफुली आइस के ऑर्डर लेता एंड उन्हें वो आइस दुगने प्राइस पर बेचता था। इट माइट नॉट सीम लाइक इट, पर काफी सारे इंडस्ट्रीज दे डिपेंड ऑन दिस आइस, और प्राइस डबल देखकर उन्हें ऐसा लगा कि दिस इज नॉट फेयर। बट नोबडी सेड एनीथिंग टू इरशाद एज ही वाज अ पावरफुल पॉलिटिशियन इन 1988, क्योंकि इस मिल में हैंडफुल लोग ही काम करते थे और इस मिल में ज्यादातर एक्सपोर्ट का काम भी इरशाद के लोग ही करते थे। तो ये आइस मिल इरशाद के लिए एक टॉर्चर चेम्बर का काम भी करता था। जैसा कि मैंने पहले बोला कि इरशाद ने 60 से ज़्यादा लोगों को मारा था, तो इस ही फैक्ट्री में वो उन्हें या तो टॉर्चर करता और अगर वो उसकी बात नहीं मानते तो वो उन्हें यही मारकर फेंक देता था, या फिर वो अधमरे लोगों के हाथ बांधकर उन्हें नदी में फेंक देता था, या फिर कभी वो उनकी बॉडी को सीमेंट के बैग में भर देता था और बस हेड बाहर रखता और एक बोट में ले जाकर उन्हें नदी में फेंक देता ताकि वो लोग भाग ना पाए और बॉडी ड्राउन होते हुए सांस ना ले पाने की वजह से वो मर जाएं। তখন ওই মাথাটা ফারুক জামাই দিতে হাতে আর ওই অবস্থা নৌকা স্টার্ট দিয়ে একটু নদী ফারুক থেকে একটু দূরে যাই ওই অবস্থা ছেড়ে দিলেন। ভৈরব নদীতে এদের লাশ ডুবিয়ে দেয়া হয়েছে। এদের কারো স্বামী, কারো বাবা, কারো ভাই এরশাদ শিকদারের নির্মমতার শিকার। ऑफुल, एब्सोल्युटली ऑफुल। बट जो नेक्स्ट वाला पार्ट है, मैंने ट्राई करा कि मैं इसे कैसे वर्ड करूं, बट देयर इज नो अदर वे टू से दिस थिंग। इरशाद वॉज अ वेरी हॉर्नी एंड अ लस्टी मैन। उसने अपनी जिंदगी में 6 बार शादी करी थी, पर 1973 से 1991 तक इरशाद ने कहीं बार फोर्सफुली कई लड़कियों का शोषण करा। आई एम सेइंग शोषण, बट आई एम प्रिटी श्योर दैट यू अंडरस्टैंड व्हाट आई मीन। अगर वो कभी पकड़ा जाता था तो उसी वाइफ के सामने वो उसके हस्बैंड को गोली मार देता था, और फिर अगर वो विडो सुंदर होती तो वो उनसे शादी कर लेता या फिर उन्हें अपने घर पे काम के लिए रख लेता था।
फॉर वट रीजन आई एम प्रीटी श्योर यू गेस्ड इट बाय नाउ। इनफैक्ट मैंने इरशाद की एक वाइफ की क्लिप इस वीडियो के शुरुआत में भी यूज करी है एंड उसने एक इंटरव्यू भी करा है जिसमें उसने पूरा समझाया है कि इरशाद के साथ रहना कैसा था। इफ यू गाइस कैन अंडरस्टैंड बंगाली देन गो वॉच दैट इंटरव्यू। इरशाद के 5 बच्चे थे जिनमें से हमेशा ईशा का नाम बाहर आता था एज शी वॉज पॉपुलर ऑन टिकटॉक। पर ईशा ने 4 मार्च 2022 को ढाका में सुसाइड कर लिया और अपनी बेटी की मौत के बारे में इरशाद को पता भी नहीं था एज ही वॉज बिजी विद द लॉ। 1991 में इरशाद अपनी पावर की हाइट पर था। उसके पास बहुत बड़ा और बहुत सुंदर बंगला था जिसका नाम स्वर्ण कमल था। I mean, look at this house, okay? It's so big. Multiple rooms with ACs, multiple bathroom, झूमर। घर के साथ साथ उसके multiple businesses थे। So through all of this corruption, he was doing pretty well. But 1991 में उसने political party change करी थी। Again, मैं political party का नाम नहीं लूँगा। तो उसने party change करी जिसकी वजह से उसके और connections बन गए थे। And at this time, he was literally unstoppable. And party change करने के बाद weirdly काफी बड़ा पब्लिक पोर्शन भी उसकी साइड पर था। See, I don't know this thing कि ये सब कुछ बस शो के लिए था, वोट्स के लिए, या फिर इट वॉज ट्रू। पर इरशाद सिकदर के अंदर पब्लिक के लिए एक सॉफ्ट स्पॉट जैसा था। व्हाट आई मीन बाय दैट थिंग इज कि इरशाद आम जनता की बहुत मदद करता था। ग्रांटेड कि ये सारी की सारी मदद 1982 के बाद शुरू हुई जब वो पॉलिटिक्स में आया, बट आई डाइग्रेस, कहा जाता है कि इरशाद को नॉर्मल वर्किंग लोगों से बहुत प्यार था और अगर कभी भी कोई अपनी जेन्युइन कंसर्न लेकर इरशाद के पास जाता तो वो उसकी पक्का हेल्प करता था। उसके पास अंधा पैसा था, लिटरली पब्लिक उसकी साइड पर थी। वो एक पॉलिटिशियन था, उसके मल्टीपल बिजनेसेस थे एंड वी नो दिस थिंग दैट पीपल फियर्ड हिम। इरशाद अपने सारे के सारे गैर कानूनी काम पॉलिटिक्स पावर पर कर रहा था। पर 1996 में एक बार फिर पार्टी चेंज करने के बाद इरशाद से एक स्लिप अप हो गया। इरशाद के जो मल्टीपल काम थे उनमें से एक काम था टेंडर लेना भी। तो इरशाद हर चीज के जैसे टेंडर भी फोर्सफुली ही लेता था। पर ये काम करते हुए इरशाद एक आदमी से मिला एंड हिज नेम वाज खालिद। खालिद एक स्ट्रॉन्ग बिलीव्ड आदमी था और जहां सब लोग इरशाद से आंख मिलाने में भी डरते थे, उसका कोई भी काम करते थे जो भी वो बोलता था, वहीं खालिद ने इरशाद को टेंडर देने से साफ मना कर दिया, जो चीज इरशाद को बिल्कुल भी पसंद नहीं आई। तो इरशाद ने खालिद को अपने रास्ते से हटाने का एक प्लान बनाया। वो नूर के साथ एक रात को चुप कर खालिद के घर गया और खालिद को देखते ही उसने उस पर इंस्टेंटली अटैक कर दिया था। खालिद वाज स्ट्रक्ड अब्रप्टली, सो उसने अपना कॉन्शियस खो दिया था और खालिद जमीन पर गिर गया, जिसके बाद नूर ने उसके पैर पकड़े। अभी तक नूर को ये लगा कि इरशाद उसे बस डराने आया है और धमकी देकर वो उससे टेंडर ले लेगा एंड फिर हम यहाँ से चले जाएंगे। पर नहीं, इरशाद ने खालिद को उस बेहोशी की स्टेट में और मारा। सबसे पहले तो उसने सीमेंट के ईंटे से खालिद को चोट पहुंचाई और फिर रेज में खंजर लेकर वो खालिद की चेस्ट पर चढ़ा और उसे मल्टीपल बार चाकू घुसाकर मार दिया। नूर को समझ नहीं आया कि वहां पे एक्चुअली हुआ क्या, क्योंकि उसके दिमाग में तो ये चीज़ थी नहीं। पर नूर के भागने के बाद इरशाद ने अकेले ही इस पूरे मर्डर को एक कार एक्सीडेंट जैसा फ्रेम करने की सोची। उसने खालिद की डेड बॉडी उसी की कार में डाली, उसकी कार को नदी के पास ड्राइव करा और कार को नदी में धक्का मार दिया, प्रॉब्ली बिकॉज इरशाद वॉज फैसिनेटेड बाय द वाटर। खालिद के मर्डर के बाद इरशाद की पॉलिटिकल पार्टी के एक मेंबर को एक सोर्स के थ्रू इस चीज़ का पता चल गया था। एंड बस खालिद की ही बात नहीं थी, इरशाद के पूरे डार्क पास्ट के बारे में उसे पता चल गया था एंड उसने इरशाद का पूरा भांडा पब्लिक के सामने फोड़ दिया। एंड पब्लिक क्रिटिसिज्म की वजह से पार्टी मेंबर्स ने पार्टी का नाम बचाने के लिए इरशाद को एक्सपेल कर दिया। एंड देन इन 1999 इरशाद वॉज फाइनली अरेस्टेड जब पुलिस को इरशाद की सारी चीज़ों के बारे में पता चला। एंड फनी इनफ ये इन्फो देने वाला और कोई नहीं बट इरशाद का राइट हैंड, उसका मोस्ट ट्रस्टवर्दी आदमी नूर ही था। नूर ने शुरुआत में खुद को इरशाद में देखा था, दोनों ही स्ट्रगल कर रहे थे, हर दिन जिंदगी से लड़ रहे थे। पर पॉलिटिक्स में आने के बाद इरशाद का यह रैम्पेज नूर को बिल्कुल भी पसंद नहीं आया और उसने डिसाइड करा कि नहीं, जिस दोस्त से मैं शुरुआत में मिला था अब मेरा वो दोस्त इरशाद नहीं है। सो तंग आकर और इरशाद के इस रैम्पेज को रोकने के लिए उसने पुलिस को सारी इन्फो बताई। पुलिस ने इरशाद की आइस फैक्ट्री और घर में छापा भी मारा, जहां से उन्हें गन्स, तलवारें और कहीं हथियार भी मिले। इरशाद को 7 मर्डर केस और इलीगल एक्टिविटीज़ की वजह से 4 उम्र कैद की सजा सुनाई गई। पर 9 मई 2004 को अपील करने के बाद इरशाद को फांसी हो गई थी। जब इरशाद जेल में भी था तब भी वो काफ़ी सारे लोगों से मिलता था, उसके प्रशंसक, यू कैन से दैट थिंग। और ऐसे ही एक माई से बात करते हुए उसने उनसे ये पूछा कि क्या मेरी मरने की डेट
पक्की हो गई है। टू विच दैट लेडी रिप्लाइड कि नहीं, तुम्हारे साथ ऐसा कुछ नहीं होगा, तुम डरो मत। पर फिर इरशाद ने उन्हें एकदम काम आवाज में ये कहा कि नहीं, मुझे पता है मुझे फांसी होगी और मेरे मरने का पूरा दृश्य मैंने अपने सपने में देखा है। इफ आई एम बीइंग ऑनेस्ट, इरशाद ने कई सारे खून करे हैं जिनके बारे में डिटेल में बताया गया है, पर उनके बारे में मैं यूट्यूब पे बात नहीं कर सकता हूँ। बट अगेन, किसी को अगर ये जानना है कि वो कैसे टाइप के खून करता था, तो जस्ट इमेजिन दिस थिंग कि किसी एक्शन मूवी में एक विलन एक हीरो से बदला लेने के लिए उसकी फैमिली को कैसे टॉर्चर करेगा। एग्जैक्टली वाज लाइक दैट ओनली। द ओनली थिंग विच बग्ड मी इन दिस केस, राइट, इट वॉज द पब्लिक्स ओपिनियन ऑन इरशाद। जो पब्लिक इरशाद को अप क्लोज से जानती होगी, उन्हें ही पता होगा इरशाद के ट्रू नेचर के बारे में, या फिर खुद इरशाद को पता होगा अपने असली मोटिव्स के बारे में, जो कि अब है नहीं। एंड विद दैट इरशाद सिकदर का केस यहीं पर समाप्त होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल आई वांट टू अपोलोजाइज कि अगर इस वीडियो में इन्फो में कोई गलती हुई हो तो। मैंने ये केस सच में अक्टूबर में लिखना शुरू करा था, पर क्योंकि बंगला ट्रांसलेशन एंड अलग अलग सोर्सेज में अलग अलग इन्फो होने की वजह से इस वीडियो में इतना डिले हो गया। जब भी मैं कोई केस स्टडी करता हूँ या फिर जब भी मैं कोई वीडियो बनाता हूँ ना, तो मेरा हमेशा इंटेंशन ये रहता है कि अगर तुम लोग एक बार मेरी वीडियो देख लो तो उसके बाद तुम्हें और कहीं जाने की जरूरत ना पड़े। पर लैंग्वेज बैरियर होने की वजह से इस केस में मैं तुम्हें वो गारंटी नहीं दे पा रहा हूँ, विच मेक्स मी रियली सैड and I'm sorry for that. Now let's talk about this mic. You guys have no idea how much I have wanted these things. It really seems so crazy to me क्योंकि ये चीज़ें जब मैं स्कूल में देखता था, I really want to have them, and after so many years I'm able to buy these things. Seriously, it's crazy to me. And ज़्यादातर इसका पैसा it came from you guys only. So yeah, क्योंकि अब मेरा सारा गियर आ चुका है, so I'm gonna stop including UPI donations. It made me also feel kind of weird. I'm not gonna lie. थोड़ा weird तो मुझे लगता ही था, but finding proper sponsorships, it's kind of hard in India. Again, next UPI donation जो नाम मैं डालता हूँ वीडियो में, वो आखिरी होगा. So if you wanna, you can donate any amount. And with that, subscribe to me before I hit 1 million. मैंने यही साल अपना SRP वाला चैनल सीरियसली लिया है, and इस साल में मेरा ये गोल था कि मेरे 70K सब्सक्राइबर्स हों, which was completed halfway through. But I'm not stopping till 1 million, and even beyond that thing. I am going to prove this thing that एक niche channel भी इंडिया में चल सकता है. So yeah, धन्यवाद for sticking by with me. Okay. Take care of yourself. Please keep your loved ones very close to you guys. And I will see you next year. Okay, bye.